स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ बीए सेकेंड ईयर से रिलेटेड वीडियो लेकर। हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि ये वीडियो पूरी तरह से बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। आज हम चैप्टर 5 यानी सोशियोलॉजी के चैप्टर 5 से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज के बारे में पूरा विस्तारपूर्वक बात करेंगे। यानी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है एजुपुर के नाम से, वहाँ आप मुझे अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डीएम कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड इन टॉपिक्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, उसका अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान कौन कौन से हैं, सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं और सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक परिवर्तन की क्या भूमिका है, यानी सोशल चेंज का सामाजिक नियंत्रण में क्या भूमिका है और इससे संबंधित क्या सारांश निकलता है वो, तथा अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन की व्यवहारिक परिभाषा को जानने से पहले जान लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है, यानी एक्चुअल में सामाजिक परिवर्तन क्या है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज, समूह तथा सामाजिक व्यवस्था में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं, यानी समाज स्थिर नहीं है। समाज में यानी हर डिकेड्स के बाद हर पीढ़ी के साथ समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण इतिहास सामाजिक परिवर्तन का एक इतिहास है, यानी मानव सभ्यता किस किस तरह से प्रोग्रेसिव हुई है, ये भी एक सामाजिक परिवर्तन का ही इतिहास है। तो प्राचीन काल में यानी आदि काल में असभ्य मानव समाज परिवर्तन के कारण आज शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, में वो सभ्य और सुसंस्कृत रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो किसी भी समाज में परिवर्तन या तीव्र गति से होता है या धीमी गति से होता है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन की ये प्रवृत्ति निरंतर यानी कांस्टेंट रूप से चलती रहती है। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका स्वरूप एवं पद्धति समाज की परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो सामाजिक परिवर्तन जहाँ एक और समाज के विकास एवं प्रगति में अपना विशेष योगदान देता है, वहीं कभी कभी अनेक प्रकार की समस्याएं भी सामने आने लगती हैं। तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कहा है कि सामाजिक परिवर्तन समाज में सदैव विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ मात्रा में असंतुलन भी पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन एक ऐसा शाश्वत नियम है जो प्रत्येक समाज में पाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में यदि परिवर्तन को देखा जाए तो समाज के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों एवं दशाओं में होने वाले परिवर्तन को संतुलित रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता भी होती है। तो सामाजिक नियंत्रण पर सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक है और इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध भी। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक परिवर्तन यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध या फिर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले अनेकों परिवर्तन को कहा जाता है, यानी समाज में जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, जिन्हें हम महसूस करते हैं। ये परिवर्तन हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग कपड़ा हाथ से धुलते थे, परंतु अब क्या है, अब वॉशिंग मशीन का आविष्कार हो चुका है, तो लोग कपड़ा ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। पहले लोग मसाले वगैरह सिलबट्टे पर पीसते थे, अब क्या है कि अब मिक्सर ग्राइंडर की वजह से लोग मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं, तो कुछ लोग वहीं सिलबट्टे पर भी पीसते हैं। तो क्या है कि जो समाज में हमें अनेकों अनेक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो हमें अनेकों अनेक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो उन्हें हम महसूस भी कर सकते हैं और वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। तो संक्षिप्त शब्दों में किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में पैदा होने वाली भिन्नता को परिवर्तन कहा जाता है। यानी संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि जो पहले अवस्था चली आ रही थी, आप उसके अस्तित्व में जो बदलाव आया या विभिन्नता पाई जाने लगी, उसे ही परिवर्तन कहा जाता है। जैसे पहले कोरोना वायरस से पहले कक्षाएं ज़्यादातर क्लासरूम में होती थी। टीचर प्राचीन पद्धति चली आती थी कि टीचर खड़े होकर पढ़ाते थे और स्टूडेंट बैठ के उनके लेक्चर को सुनते थे, समझते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद क्या है, समाज में परिवर्तन आ गया है। अब क्लासेस डिजिटल रूप से चलने लगी है। अब टीचर वीडियो कॉल्स के थ्रू या फिर किसी ऐप के थ्रू अपने स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स अपने घर में बैठकर लेक्चर अटेंड करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म या सर्च इंजन पे वीडियोस डालते हैं और आप जैसे स्टूडेंट उन्हें पढ़ते हैं। तो अब क्या है कि जो पहले अवस्था चली आ रही थी कि एक टीचर खड़े होकर पढ़ाता था और स्टूडेंट क्लास में बैठ के पढ़ते थे, अब उसमें चेंज आ चुका है, यानी उस व्यवस्था या उस पद्धति में चेंज आ चुका है। अब क्या है, अब कक्षाएं डिजिटल रूप से यानी ऑनलाइन होने लगी। अब ज़्यादातर क्या, अब पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है, स्कूल कॉलेज उतने नहीं खोल पा रहे हैं। तो क्या है कि इस तरह के पद्धति में, ये अवस्था में जो भिन्नता पाई जाने लगी, उन्हें ही हम परिवर्तन के रूप में कह सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी जो निम्नलिखित है। मैकाइवर तथा पेजनिखा समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन से ही नहीं, इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो मैकाइवर एवं पेज कह रहे हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा ज़्यादातर संबंध समाज से होता है या उससे रिलेटेड सामाजिक संबंधों से होता है, परंतु सामाजिक संबंधों के साथ साथ उन संबंधों में होने वाले परिवर्तन या फिर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्य में उत्पन्न होते हैं। तो किंग्सले और डेविस कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन को हम उन परिवर्तनों से ले सकते हैं जो हमारे सामाजिक संगठन और संरचना में कार्यप्रणाली में हो रही है, तो उन सभी को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है।
गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है, अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच में संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन। तो गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वो है जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाता है। जैसे एक रूप में अगर हम कहें तो जैसे पहले गाँव की सड़कें कच्ची हुआ करती थी, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता था, बिजली पानी की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि अब गाँव में भी उस तरह से डेवलपमेंट हो चुका है, सड़कें पक्की हो गई हैं, बिजली की भी अच्छी व्यवस्था है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ तक कि कुछ गाँव में या अधिकतर गाँव में इंटरनेट की सुविधाएं भी पहुँच चुकी है। तो ज़्यादातर गांव भी डेवलप हो चुके हैं। तो गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन आता है या फिर समाज के आकार में जो या फिर समाज के विभिन्न अंगों में हम जो परिवर्तन देखते हैं और उससे जो समाज का संगठन संतुलित होता है उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ग्लिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन से है, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो, सांस्कृतिक उपकरणों के कारण हो, जनसंख्या के रूप में अथवा विभिन्न सिद्धांतों के कारण हो अथवा एक समूह में आविष्कार या संस्कृति के प्रसार से उत्पन्न हुए हो। ग्लीन कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की विभिन्न प्रकार की विधियों को स्वीकार करने से है, यानी जो परिवर्तन हो रहा है हम उन्हें स्वीकार भी करें। जैसे कि हमारे विभिन्न प्रकार के भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, हमारे सांस्कृतिक उपकरण बदल रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, या फिर विभिन्न प्रकार के समूहों और विभिन्न प्रकार के उपकरणों का आविष्कार हो रहा है, संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार हो रहा है। तो ग्लीन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को विभिन्न जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की विधियों को स्वीकृति करने का ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब समाज में रहने वाला व्यक्ति अपनी सोच को बदलकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर नए चीजों को अपनाता है, वही असली सामाजिक परिवर्तन है। गिलीन के अनुसार जेनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। तो जेनसन कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन वो है जो व्यक्तियों के कार्य और विचार करने के में जो परिवर्तन आता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम अगर उदाहरण के रूप में देखें तो पुराने दौर में ऐसा होता था कि लोग अलग अलग चीज़ों के लिए डरते थे, अपनी चीज़ें शेयर करने में, अपनी बातें शेयर करने में बहुत डरते थे। तो अब क्या है कि लोगों के विचार में, उनकी सोच में परिवर्तन आ चुका है। अब लोग लड़की और लड़का दोनों को समान समझने लगे हैं, दोनों को एक समझने लगे। तो क्या है, पहले लड़की और लड़का में बहुत भेदभाव किया जाता था, परंतु अब क्या है, दोनों को एक समान माना जाने लगा। तो जेनसन कहने की सामाजिक परिवर्तन वो है जो व्यक्ति की कार्य प्रणाली और उसके विचार, सोचने समझने के तरीके में जो उत्पन्न होने वाले परिवर्तन है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का संबंध मानव समूह के सामाजिक संबंधों एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन से होता है। तो वो समाज के अन्य पक्षों में अपना प्रभाव भी डालता है, जिससे सामाजिक नियम, मूल, सामाजिक दशाएं, लोगों की सोच, विचार भी परिवर्तित होते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन भी कहा जा सकता है या फिर जिससे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाओं के बारे में। प्रत्येक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। व्यक्तियों के विचारों एवं व्यवहारों में भिन्नता होने के कारण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी कुछ समान विशेषताओं को निम्नलिखित आधार पर समझा जा सकता है। यानी विभिन्न प्रकार के समाज की अपनी अलग भिन्नता, अपनी अलग विशेषता होती है। व्यक्तियों के विचार, व्यवहार के कारण जो भिन्नता उत्पन्न होती है, यानी समाज में भी उन विभिन्नताओं के कारण समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं, अब वो चाहे अच्छे हो या बुरे। तो इन विशेषताओं को निम्नलिखित समझा जा सकता है। पहला, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। कोई भी समाज सदैव एक समान या स्थिर नहीं रह सकता। समय के साथ उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। किसी समाज में परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो किसी में धीमी गति से। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति का शाश्वत नियम परिवर्तन है। तो जो व्यक्ति परिवर्तन की इन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है वो जीवन में उन्नति करता है, प्रगति करता है। परंतु जो परिवर्तन नहीं करता है या फिर खुद को स्वयं को रोक देता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। परंतु इसके विपरीत कुछ समाज में परिवर्तन तेज गति से भी होता है, कुछ धीमी गति से भी होता है। तो समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या है, स्वाभाविक है, सार्वभौमिक एक प्रक्रिया है जो सदैव होता रहता है। यानी समाज कभी भी स्थिर रूप से नहीं रह सकता। समाज में निरंतर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समाज, कोई भी देश या फिर शहर सामूहिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। सामुदायिक परिवर्तन का गुण। सामाजिक परिवर्तन किसी एक व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन को नहीं कहा जा सकता, बल्कि जब संपूर्ण समूह के सामाजिक संबंधों, अंतरक्रियाओं, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों में परिवर्तन होने लगता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। यानी सामाजिक परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक व्यक्ति सोचने समझने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें बदलाव हो जाए तो सामाजिक परिवर्तन, इसके नहीं, अपितु सामाजिक परिवर्तन वो है जो संपूर्ण समूह में आए। यानी जो संपूर्ण समूह के सामाजिक संबंधों में, उनके बीच होने वाली अंतरक्रिया में, उनके बीच आदर्शों में, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान देने में, उनके मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसे परिवर्तन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब सामुदायिक रूप में परिवर्तन होता है तो वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, जिससे समाज के प्रत्येक भाग में भी परिवर्तन होता है। यानी जो एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है उसे व्यक्तिगत परिवर्तन कहा जाता है। यानी हम अपने अंदर की किसी बुराई को मिटाकर कुछ अच्छा ग्रहण करें तो वो हमारा व्यक्तिगत परिवर्तन हो गया। परंतु जब किसी समूह का परिवर्तन होता है, यानी उनके सोच, आदर्श, मूल, विचार में जब परिवर्तन होता है तो वो एक सामुदायिक परिवर्तन होता है। तो इसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि किसी भी समूह में परिवर्तन आने से समाज के प्रत्येक भाग का विकास होता है और
परिवर्तनशील उन्नति भी होती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समाज में निरंतर चलती रहती है, यानी सामाजिक प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार समाज में अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति करता है। परिस्थितियां तथा आवश्यकताओं के बदलाव के कारण होने वाले परिवर्तन संपूर्ण समाज व्यवस्था में भी परिवर्तन लाते हैं, अतः वह प्रक्रिया किसी समाज समूह में निरंतर परिवर्तन लाते रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी जो कांस्टेंट रूप से चलती रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी परिस्थितियों अपनी आवश्यकताओं में बदलाव लाता है। तो इन बदलावों के कारण जो समाज में परिवर्तन होता है उससे सामाजिक व्यवस्था भी बदलती है। तो ये प्रक्रिया किसी भी समाज या समूह में निरंतर रूप से परिवर्तन लाती है। निश्चित भविष्यवाणी का अभाव, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार, मनोवृत्तियों एवं विचार एवं मूल्य समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, अतः सामाजिक परिवर्तन भी उन्हीं के अनुरूप होते हैं। यानी जो जैसा व्यक्ति आज व्यवहार कर रहा है, यानी अगर उसकी व्यवहार अच्छा है, उसकी मनोवृत्तियाँ अच्छी, उसकी सोच, उसके विचार, उसके मूल्य, उसके आदर्श सभी अच्छे हैं, तो जब वो बुरे से यानी अच्छे में जब परिवर्तित होते हैं तो सामाजिक परिवर्तन भी उसी के अनुरूप बदल जाता है। यानी जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमें सब जगह सब चीज़ें अच्छी ही दिखाई देंगी। तो जब हमारे मूल विचार, हमारी सोच बदलेगी तो हमारे लिए सामाजिक परिवर्तन भी होगा। अतः परिवर्तनशीलता का गुण होने के कारण सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कोई भी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यानी सामाजिक परिवर्तन में यानी परिवर्तनशील गुण के कारण सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कोई भी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यानी परिवर्तन कब होगा और कितनी गति से होगा और किस प्रकार होगा। सामाजिक परिवर्तन समान नहीं होता। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन निरंतर गति से होता है, परंतु वास्तविक रूप में सामाजिक परिवर्तन की गति प्रत्येक समाज में समान नहीं होती। किसी एक समाज में यदि परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरे समाज में भी परिवर्तन उसी गति से हो। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति का एक नियम है कि सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित गति नहीं होती, कोई तय समय सीमा नहीं होती है। यानी ज़रूरी नहीं कि किसी समाज में किसी भी क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो तीव्र गति से वृद्धि हो रही है वो अन्य दूसरे समाज में भी हो। इसके विपरीत ज़रूरी नहीं कि किसी समाज में धीमी गति से वृद्धि हो रही है तो किसी और समाज में उसकी तीव्र गति से वृद्धि नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं हो सकता। समय और समाज के हिसाब उसकी प्रकृति भी बदलती है और धीमी और तीव्र गति से सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समाज का परिवर्तन करने के साथ साथ संपूर्ण समाज का उन्नति और विकास में भी सहायक होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कत है, यानी स्पीड ज़्यादा है या फिर स्पीड कम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि एक भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम दूसरी वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस, कोई भी डाउट माइंड में है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान, मैकाइवर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया जो निम्नलिखित है। पहला, प्रथम प्रतिमान। इसके अंतर्गत हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो एकाएक हमारे सामने आ जाते हैं। यानी प्रथम प्रतिमान के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। जैसे नवीन आविष्कार से संबंधित परिवर्तन, ये परिवर्तन एक बार उत्पन्न होने के बाद निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे जब एक बार मोबाइल फ़ोन आया था तो किसी को भी पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ बन सकती है। या शुरू में तो टेलीफोन होता था, एक दूसरे से बात हो जाती थी, लोग उस पर भी हैरानी जताते थे कि कैसे, मतलब इतना दूर बैठा व्यक्ति से हम टेलीफोन के द्वारा बात कर सकते हैं। फिर अचानक से खबरें आने लगी कि अब एक ऐसा भी फ़ोन आएगा कि हम एक दूसरे को आमने सामने देख सकेंगे। तो इसके रिलेटेड भी लोगों के अंदर क्वेश्चन आ रहे थे माइंड में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे को बैठे हुए देख सकते हैं, यानी आमने सामने बात कर सकते हैं। तो क्या है, ये एक अचानक से परिवर्तन है। पहले मोबाइल फ़ोन आया, केवल हम लोग कीपैड वाला मोबाइल चलता था, तो केवल हम लोग एक दूसरे से फ़ोन के थ्रू बात कर लेते थे या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। फिर उसके बाद एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड के बाद अलग अलग तरीके के मॉडल्स आने लगे। अलग अलग कंपनी ने अपने ही ब्रांड के मोबाइल फ़ोन बनाए, यहाँ तक कि महंगे से महंगे ब्रांड के मोबाइल आज के दौर में बिकते हैं। तो इसी तरह जैसे पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया और अब 5G आ गया है। तो क्या है कि ये एक नवीन आविष्कार है जो एक बार आ जाते हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स आने लगती है। यानी निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे पहले 2G आया, फिर 3G अपडेट हुआ, फिर 3G के बाद 4G अपडेट हो गया और अब 5G अपडेट हो गया। तो क्या ये ऐसे आकस्मिक परिवर्तन है जो हमारे जीवन में एकाएक आ भी जाते हैं, फिर भविष्य में उनसे रिलेटेड अलग अलग तरीके के परिवर्तन भी होते रहते हैं, यानी अपडेट्स भी होते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों को प्रथम प्रतिमान में रखा जाता है, क्योंकि बहुत से दूसरे व्यक्ति उस आविष्कार में सुधार भी करते हैं। तो क्या है कि जब एक मोबाइल फ़ोन का वर्जन आता है तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उसका अपडेटेड वर्जन भी
लॉन्च हो जाता है। तो क्या है कि व्यक्ति उसके भी सुधार में लगे रहते हैं, यानी पिछले वर्जन में जो सुधार, जो गलतियाँ, जो खामियां रह गई थी, हम उसमें भी सुधार करें। तो क्या है कि दूसरे व्यक्ति भी उस आविष्कार में सुधार करते रहते हैं। जैसे टेलीफोन, वायुयान, रेडियो और इस प्रकार के बहुत से आविष्कार का इतिहास यदि देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन आविष्कारों के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं होता, बल्कि गुणात्मक रूप से यह अनेक नए परिवर्तन उत्पन्न भी करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टेलीफोन, वायुयान, रेडियो एक ऐसे उपकरण हैं जिनका आविष्कार तो आकस्मिक रूप से हो गया था, परंतु ये क्या है, हमारे जीवन के एक गुणात्मक परिवर्तन है, जिनका परिवर्तन विभिन्न प्रकार के कालों में हुआ। हर साल मतलब नए-नए अपडेट्स आने लगे, तो इससे क्या है, इसकी गुणवत्ता भी बढ़ती गई और हमारे समाज में इससे रिलेटेड अनेक परिवर्तन भी होने लगे। ये परिवर्तन जब तक होते रहते हैं तब तक किसी दूसरे और पहले से अच्छे उपकरण का आविष्कार ना हो जाए, लेकिन परिवर्तन की यह श्रृंखला किसी न किसी रूप में निरंतर बनी रहती है। ऐसी परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन कहा जाता है। यानी ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अब चाहे आप मोबाइल से रिलेटेड ले लें, चाहे लैपटॉप से रिलेटेड ले लें, कंप्यूटर से रिलेटेड ले लें, चाहे एलईडी टीवी से रिलेटेड ले लें, तो ये सब परिवर्तन क्या है, ये हर साल इनका अपडेटेड वर्जन आता रहता है। तो क्या ये निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों को रेखीय परिवर्तन कहा जा सकता है। इन परिवर्तनों में गुणात्मकता ये पाई जाती है कि आज इन्हीं मोबाइल फोन्स की वजह से हम दूर बैठे दूरवर्ती शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। हम इतनी महामारी के होने के बावजूद भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं, घर बैठे शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा प्रतिमान, परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें समय तक तो परिवर्तन प्रगति की ओर होता है, लेकिन इसके बाद इसकी दिशा समृद्धि तथा ह्रास किसी और मुड़ सकती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आरंभ में परिवर्तन की रेखा ऊपर की ओर उठने लगेगी, कुछ समय बाद इसके ऊपर नीचे होते रहने के बाद अंत में नीचे की ओर जाने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार उसे उतार चढ़ाव परिवर्तन कहा जा सकता है। तो इन परिवर्तनों को आर्थिक क्रिया का परिवर्तन यानी जनसंख्या संबंधी परिवर्तन कहा जा सकता है। यानी दूसरे प्रतिमान में जनसंख्या संबंधी प्रतिमान को या फिर आर्थिक संबंधी प्रतिमान को रखा जाता है। यानी जरूरी नहीं है आज हम अमीर हैं तो गरीब नहीं होंगे, कल आज गरीब हैं तो कल अमीर नहीं होंगे। तो क्या ये जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दूसरे प्रतिमान में उन परिवर्तन को रखा जाता है जो हमारे जिंदगी में उतार चढ़ाव लाते हैं। उदाहरण के रूप में आर्थिक क्रिया और जनसंख्या संबंधी परिवर्तन, यही प्रतिमान देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नगरों का पहले विकास होता है, फिर ह्रास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले लाभप्रद होता है, फिर अक्सर हास्योन्मुख हो जाता है। आर्थिक क्रियाओं में समृद्धि, स्थिरता और अवसाद की स्थिति सदैव किसी न किसी तरह उत्पन्न होती रहती है। यानी बिजनेस में पहले हमें प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, फिर लॉस होता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है। तो क्या ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार प्रथम प्रतिमान में कम से कम यह निश्चितता जरूर होती है कि परिवर्तन एक ही दिशा में होगा, जबकि दूसरे प्रतिमान में इस प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होती। यानी प्रथम प्रतिमान में ये होता है कि इसका अपडेट तो होगा, इस दिशा में परिवर्तन तो होगा, लेकिन इस प्रतिमान में इस प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होती कि आज अगर हमें लॉस हो गया है तो कल हमें प्रॉफिट भी होगा, या फिर कल प्रॉफिट है तो हो सकता है। तृतीय प्रतिमान, परिवर्तन के तृतीय प्रतिमान की ओर प्रकृति दूसरे प्रतिमान से कुछ मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना है कि दूसरे प्रतिमान में प्रगति अथवा ह्रास का तत्व विद्यमान होता है, लेकिन इस तीसरे प्रतिमान में हम प्रगति अथवा ह्रास के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। प्रथम प्रतिमान में क्या है कि अगर किसी भी दिशा में आविष्कार हो रहा है तो उससे रिलेटेड हर साल अपडेटेड वर्जन आएगा। तो द्वितीय प्रतिमान में क्या होता है कि लॉस प्रॉफिट होता रहता है। लेकिन थर्ड प्रतिमान में क्या हो रहा है कि इसके में ना ही हम प्रगति के बारे में बता सकते और ना ही ह्रास के बारे में बता सकते, क्योंकि ऐसे परिवर्तन का संबंध साधारणतः मनोवृत्ति और विचारों के परिवर्तन से होता है। इस प्रतिमान को यदि रेखा के रूप में प्रस्तुत किया जाए तब इसका रूप एक तरंग अथवा लहर के समान होगा। जैसे प्राकृतिक परिवर्तन एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं, नक्षत्रों की स्थिति, ऋतुओं के समय और मनुष्य की जीव रचना में होने वाले परिवर्तन इसी श्रेणी में आते हैं। यानी प्राकृतिक परिवर्तन या फिर नक्षत्रों की स्थिति क्या है, अपने इनकी निश्चितता तय नहीं होती, यानी इनका कभी भी ह्रास हो सकता है, इनमें कभी भी प्रगति भी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार समुद्र में लहर उठते समय ना तो इसका कोई निश्चित स्रोत मालूम किया जाता है, यानी ये कहाँ से उठी, और ना ही एक निश्चित अंत पता होता है कि कहाँ जाके समाप्त होगी, लेकिन फिर भी लहरों का आना जाना लगभग लगा ही रहता है। तो इस प्रकार अनेक विद्वानों ने मानवीय कार्यों, व्यवहारों, राजनीतिक क्रियाओं के परिवर्तन को इसी प्रतिमान के आधार पर भी स्पष्ट किया है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार के बारे में, यानी सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। समाज के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन तरह से होता है, अतः सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न निम्नलिखित हैं। पहला, सामाजिक प्रकार। किसी भी समाज या समूह के सामाजिक संबंधों या समाज की संरचना जब परिवर्तन होने लगता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सरुकीन ने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता के आधार पर स्पष्ट किया। सरुकीन का मानना है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, वस्तु या सामाजिक तत्व अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है, अथवा किसी वस्तु का संक्रमण होना जो मनुष्य के प्रयत्न द्वारा निर्मित अथवा संशोधित हो। तो सामाजिक प्रकार क्या है कि सामाजिक संबंधों या समाज के संरचना के संबंध में जो परिवर्तन आता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सरुकीन का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन वो होते हैं जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में मतलब कि मनुष्य के लाभ के लिए निर्मित हो या संशोधित हो, या फिर मनुष्य के प्रयत्नों द्वारा निर्मित और संशोधित हो, उसे ही सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जब किसी भी समाज में समाज या व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या संरचना में परिवर्तन होने लगता है तो यह परिवर्तन व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को परिवर्तित कर उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है।
सांस्कृतिक प्रकार किसी भी समाज की संस्कृति उस समाज को व्यवस्थित एवं संगठित रखने में विशेष योगदान देती है। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी भी समाज की जो संस्कृति होती है वहाँ के समाज और वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों को व्यवस्थित और संगठित रखने में ज़्यादातर भूमिका निभाती है। जब संस्कृति में परिवर्तन होने लगता है तो वह समाज के अन्य पक्षों में भी अपना प्रभाव डालती है। धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, लोकाचार आदि में भी होने वाले परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। यानी जो हमारी संस्कृति में नए नए संशोधन हो रहे हैं, नए नए परंपराएं जुड़ रही हैं, या फिर जो हमारी सांस्कृतिक विरासत में परिवर्तन आ रहा है उससे सामाजिक परिवर्तन तो उससे सांस्कृतिक परिवर्तन तो कहा जाएगा। परंतु इन सांस्कृतिक परिवर्तनों के द्वारा समाज में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर अपनी सांस्कृतिक विचारधारा, अपनी परंपरा, अपनी लोकाचार, अपनी नैतिकता, आदर्श, मूल आदि के साथ अपनी जीवन व्यतीत करता है। तो जब उसकी संस्कृति में परिवर्तन आता है तो उसकी सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन अपने आप होने लगते हैं। आर्थिक प्रकार कार्ल मार्क्स ने आर्थिक प्रकार को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख आधार माना है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो यह समाज के कई पक्षों को भी परिवर्तित कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में जब आर्थिक पक्ष जैसे उत्पादन प्रक्रिया, संपत्ति का स्वरूप, वितरण, व्यवसाय परिस्थिति, आर्थिक रूप से स्तरीकरण एवं प्रतिस्पर्धा, साथ ही श्रम विभाजन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो हमारे आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन कैसे आता है, जब हमारी उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ती है। जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो हमें लाभ भी होगा, लाभ होगा तो हमें पारिश्रमिक भी अच्छा मिलेगा। तो क्या है कि हमारे आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार आएगा, हमारी व्यवसायगत परिस्थितियां भी बदलेगी। तो जब हम श्रम विभाजन करके कार्य को करने लगते हैं तो इसे परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के लिए भी एक उत्तरदायी होता है। यानी जब हम कार्यों का विभाजन कर देते हैं तो क्या है कि ये हमारे समाज में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। नैतिक प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि समाज तभी संगठित रह सकता है जब उस पर पूर्ण रूप से सत्ता का नियंत्रण होता है। राज्य एक और समाज को नियंत्रित रखता है, वहीं सामाजिक विकास कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य की कई सरकारी तथा गैर सरकारी कल्याणकारी नीतियां एक और समाज को विकसित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कानून एवं दंड व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को भी नियंत्रित रखती है। यानी जो हमारे सामाजिक व्यवस्था यानी जो हमारी गवर्नमेंट होती है वही हमारी सामाजिक विकास के कार्यों को बढ़ावा देती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएं हो, वो हमारे कल्याणकारी, हमारे लिए अलग अलग नीतियां भी लाती हैं, कल्याणकारी कार्य भी करती हैं और हमारे समाज को विकसित भी करती हैं। भौगोलिक प्रकार किसी भी समाज को वहाँ की भौगोलिक दशाएं विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, उसके जीवन स्तर, वहाँ की भौगोलिक दशाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन से समाज में अनुकूलन करने के लिए व्यक्ति अपने व्यवहार एवं विचार में परिवर्तन लाता है, जिससे संपूर्ण समाज एक समूह में परिवर्तन होने लगता है। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ की खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की भाषा, सभी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जब हम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में या फिर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो क्या है, हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है, हम दूसरे समाज में जाकर रहने लगते हैं। तो फिर उसके हिसाब से हमारे वेशभूषा, हमारे खान पान, हमारी बोलचाल की भाषा, सभी में भी परिवर्तन होने लगता है। तो क्या है, सामाजिक परिवर्तन में भौगोलिक परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है और सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख प्रकार भौगोलिक प्रकार भी है। अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक परिवर्तन की क्या भूमिका है, यानी समाज को कंट्रोल करने में सामाजिक परिवर्तन क्या भूमिका निभाता है। जैसे वर्णित है कि किसी भी समाज या समूह में सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन जहां एक और समाज को विकास और प्रगति में अपना विशेष सहयोग देती है, वहीं दूसरी ओर विघटन और असंतुलन की स्थिति में भी उत्पन्न करती है। तो क्या है, समाज या समूह हमारे सामाजिक परिवर्तन में निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन जहाँ समाज के विकास और प्रगति करती है, उसमें योगदान देती है, वहीं दूसरी ओर समाज के विनाश और विघटन या फिर उसके डिसऑर्गेनाइजेशन, असंतुलन में भी अपनी भूमिका निभाती है। अतः सामाजिक परिवर्तन की उपयोगी तथा प्रभावपूर्ण बनाने में सामाजिक नियंत्रण की विशेष भूमिका होती है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यवहार एवं विचारों पर नियंत्रण रखकर समाज को संगठित एवं संतुलित रखने में सहयोग प्रदान करता है। यानी समाज तो परिवर्तित हो रहा है, परंतु किस संतुलन में हो रहा है, इसके लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही अपने व्यवहारों, अपने विचारों को नियंत्रित रखता है, संगठित रखता है और संतुलित रखता है। सामाजिक परिवर्तन होने की दशा में जब समाज के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन होता है तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर, मनोवृत्तियां, विचारों एवं व्यवहार के ढंग में भी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। तो जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो वो हमारी मनोवृत्तियां, जीवन स्तर, हमारे आचरण, हमारे विचार सभी को परिवर्तित करता है। अतः यह सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस होती है। यानी जब हमारे विचार, आचार, हमारे जीवन मूल्य, जीवन स्तर परिवर्तित होंगे तो हमें सोशल कंट्रोल की भी आवश्यकता होगी। यानी हम अपने विचार, अपने व्यवहार को कंट्रोल में रख सके। सामाजिक नियंत्रण समाज में होने वाले परिवर्तन को समाज के लिए उपयोगी बनाने में सहयोग देता है। सामाजिक नियंत्रण हमारे समाज में होने वाले जो परिवर्तन को एक तो उपयोगी तो बनाता है, उसमें सहयोग भी देता है, परंतु हमारे व्यवहारों को, हमारे विचारों को नियंत्रित भी रखता है तथा समाज को संतुलित एवं संगठित रखने के लिए समस्त परिवर्तनों को समाज में व्यवस्थित रखने की दिशा में परिवर्तित करता है। यानी सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को संतुलित और व्यवस्थित रख के उसे सही दिशा में परिवर्तित भी कर सकते हैं और अपने समाज को उन्नति के शिखर पर भी पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक नियंत्रण एक विशेष भूमिका निभाता है। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे पर आश्रित भी हैं तथा दोनों का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक परिवर्तन है तथा प्रत्येक समाज तथा समूह में परिवर्तन सदैव चलता रहता है, या ये एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो कुछ समाजों में ये परिवर्तन तीव्र गति से होता है, कुछ समाजों में धीमी गति से भी होता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना को परिवर्तित कर समाज के प्रत्येक पक्ष पर अपना प्रभाव भी डालती है तथा समाज में परिस्थितियों के अनुसार बदलती भी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के विचार, व्यवहार, मनोवृत्ति, जीवन स्तर, नैतिक मूल, आचार भी परिवर्तित होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समाज या समूह से जुड़ा रहता है तथा समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है, इच्छाएं भी बदलती है। तो आवश्यकताओं में बदलाव के कारण व्यक्ति के संबंधों, अंतरक्रियाओं में भी परिवर्तन आता है और यही परिस्थितियां सामाजिक परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होती है। यानी हम अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के समाजों में व्यक्तियों से अंतरक्रिया और संबंध भी स्थापित करते हैं। तो इससे हमारे अंतरक्रिया में परिवर्तन आता है, हमारी सामाजिक स्थिति भी बदलती है। तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन से समाज में गतिशीलता आती है, विकास की प्रक्रिया तेज होती है, समाज प्रगति करता है, साथ ही कई प्रकार की समस्या भी परिलक्षित होती है। इसके निदान के लिए कई प्रकार के आविष्कार भी होते हैं। अतः प्रत्येक परिस्थिति में सामाजिक परिवर्तन उपयोगी होने के साथ साथ सामाजिक ढांचे एवं संबंधों में परिवर्तन लाकर समाज को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में। पहला, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमानों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तनों का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक परिवर्तन की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए और इन पर टिप्पणी लिखिए। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, मैकाइवर एवं पेज, रेखीय तथा चक्रीय प्रतिमान। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं नहीं समझ में आया या आप लिख चुके और एक बार दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोटो खींचकर भेज सकते हैं या फिर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।